अब हम लोग बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस की। ये तो वन ऑफ द बेसिक्स चैप्टर हैं जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे। सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस हर एसएससी का आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उनके ऊपर कौन सी इनकम का इंसिडेंस आ रहा है, कौन सी इनकम का इंसिडेंस नहीं आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर 2021 की, तो उसके लिए असेसमेंट ईयर है 21-22 और ये वाले प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए हमको इसी प्रीवियस ईयर का स्टे देखना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक कंडीशन है कि अगर स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इज मोर देन और इक्वल टू 182 डेज, तो फिर वो पर्सन रेसिडेंट तो हो गया है ना। बेसिक कंडीशन दो रहती है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई हो गई तो वो पर्सन रेसिडेंट हो जाता है। या तो फिर इफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 इज मोर देन और इक्वल टू 60 days एंड स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 4 previous years इज मोर देन और इक्वल टू 365 days। पिछले 4 साल मतलब कौन से? 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20। तो ये एंड लिखा है ना। सेकंड बेसिक कंडीशन के दो पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट सेटिस्फाई हुए तो हम लोग उसको अगेन हम लोग रेसिडेंट बोलेंगे। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करने से सिर्फ आप रेसिडेंट बनते हो। अब बेसिक कंडीशन के एक्सेप्शन से कि इसमें 60 डेज की जगह 182 डेज लिया जाता है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। इंडियन सिटीजन गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, बेसिक कंडीशन नंबर 2 जो है उसमें 60 की जगह 182 डेज कर देते हैं, इसलिए सेकंड बेसिक कंडीशन उसमें रिडेंडेंट हो जाती है, मतलब कोई काम की नहीं रहती है। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, उसमें भी 60 की जगह कितना हो जाता है? 182 हो जाता है। तो दैट इज एन एक्सेप्शन टू द बेसिक कंडीशन। तो अगेन ये अगर 182 हो गया तो फिर ऑब्वियसली यहां पर हम लोग फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसको रेसिडेंट मान सकते हैं। थर्ड, इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग अब्रॉड एंड हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो इंडिया में एक विजिट के लिए आ रहा है, तो ऐसे पर्सन के लिए जो 60 डेज वाली कंडीशन है वो 182 हो जाती है एंड कभी कभी वो 120 हो जाती है। सो मतलब कि वो पर्सन का रेसिडेंट बनने के और चांसेस हो जाते हैं 182 और कभी कभी 120। मतलब भले 182 के क्राइटेरिया में नहीं आया लेकिन ये 120 एंड 365 के साथ में आ सकता है। अब कब 182 और कब 120, तो उसके लिए आपको ये वाला एक चार्ट है, हम लोग ने भी क्लास में बनाए थे, देख लीजिए। अगर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या इंडियन सिटीजन जो इंडिया विजिट पे आ रहा है, अगर उसका वैसे ही स्टे 182 डेज से ज्यादा है, 182 डेज या उससे ज्यादा है, तो वो रेसिडेंट है। फिर एडिशनल कंडीशंस चेक करेंगे आगे। लेकिन अगर उसका स्टे 182 डेज से कम है, अगर उसका स्टे 182 डेज से कम है, तो फिर हम लोग दो चीजें देखते हैं, उसकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है या नहीं है। अगर उसका स्टे 182 डेज से कम है और इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, इंडियन इनकम मतलब इनकम अर्नड इन इंडिया और इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो 15 लाख रुपए से अगर ज्यादा नहीं है तो फिर कंडीशन बी में 60 की जगह 182 देखा जाएगा और वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, क्योंकि 182 से तो कम स्टे है उसका। लेकिन अगर इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो फिर हम लोग 60 की जगह 120 कर देंगे, 60 की जगह 120 कर देंगे। तो उसका स्टे अगर मान लो 120 से ज्यादा है लेकिन 182 से कम है, तो 120 डेज से 181 के बीच में कहीं है ड्यूरिंग दैट प्रीवियस ईयर, तो फिर हम लोग वो पर्सन को रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बोलेंगे। इसमें फर्दर बेसिक एडिशनल कंडीशन चेक नहीं करेंगे, है ना, उसको RNOR बोल के हम लोग क्लोज कर देंगे केस। और अगर स्टे ही 120 डेज से भी कम है तो फिर वो नॉन रेसिडेंट है और मतलब वो ना फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 182 वाली, ना सेकंड बेसिक कंडीशन जिसमें 120 डेज एंड 365 डेज वाला पॉइंट लिखा है, तो वो नॉन रेसिडेंट रहेगा। नॉन रेसिडेंट का कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ रहा है, क्योंकि ये एक अमेंडमेंट वाला पार्ट है ना, एंड इस पे पूछने के काफी अच्छे चांसेस हैं। तो 182 की जगह 60 की जगह 182 होता था नॉर्मली, बट अब कुछ लोगों के लिए 120 होने लग जाएगा। तो ये स्पेशल तरीके से ये लोग अब क्या बन जाएंगे, स्पेशल तरीके से ये लोग अब रेसिडेंट बन सकते हैं। अगर 120 डेज से 181 के बीच में उनका स्टे है और प्रीवियस 4 ईयर्स में 365 से या उससे ज्यादा का स्टे है, तो फिर वो पर्सन RNOR बन जाएंगे, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके। फिर एक बार अगर कोई पर्सन रेसिडेंट बन गया नॉर्मली, तो फिर हम लोग उसके लिए एडिशनल कंडीशंस चेक करते हैं। दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये भी आपको पता है, मतलब इफ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 7 previous years इज मोर देन और इक्वल टू 730 डेज, पिछले 7 साल का टोटल अगर 730 डेज से ज्यादा है, पिछले 7 years मतलब कि आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर
कहाँ से, प्रीवियस ईयर 13-14 से प्रीवियस ईयर 19-20, 7 ईयर्स का स्टे अगर 730 से ज्यादा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रेसिडेंट बोलेंगे। देन अगर दूसरी कंडीशन क्या है, रेसिडेंट ड्यूरिंग लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स, पिछले 10 प्रीवियस ईयर्स में से कम 2 साल वो रेसिडेंट था, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। इफ बोथ ऑफ दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन वो पर्सन रेसिडेंट तो है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो जाता है। तो एडिशनल कंडीशन में आपको देखना है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 7 previous years is more than or equal to 730 days and he is resident in at least 2 previous years, any 2 previous years out of the last 10 preceding previous years. ओके इस साल के पहले के 10 साल में वो रेसिडेंट है। तो यहां पर आपको पूरा सिंप्लीफाई करके दिया है। देखो ध्यान से, अगर एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो रेसिडेंट हो गया। रेसिडेंट होने के बाद में अगर बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आरओआर है। अगर एक ही एडिशनल कंडीशन या कोई भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो वो आरएनओआर है। अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है और वो फॉरेन सिटीजन है फिर तो वो पक्का नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अब देखो, अब इस साल और एक नया रेसिडेंट बनने का तरीका आ गया है। अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन वो इंडियन सिटीजन है जो 15 लाख से ऊपर की इंडियन इनकम कमाता है और दुनिया में कोई भी उससे टैक्स नहीं लेता है, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे अब तो हमारे अपने आदमी हो, अब तो कहीं भी टैक्स नहीं दे रहे हो, हमारे इंडिया में ही पैसा कमा रहे हो, तो आपको हम आरएनओआर मानेंगे एंड इंडियन इनकम पे उनको टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। दिस इज अनदर अमेंडमेंट फ्रॉम दिस ईयर, सेक्शन 6(1)(a). तो यहां पर आप देख सकते हो, अगर कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वैसे तो वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन अब से क्या होगा, अगर वो इंडियन सिटीजन है जिनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है एंड और कहीं टैक्स नहीं हो रही दुनिया में, तो उनको हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। अगर इनकम 15 लाख से कम है तो छोड़ दो, कोई काम की नहीं, नॉन रेसिडेंट। अगर इनकम कोई और टैक्सेबल है तो फिर नॉन रेसिडेंट। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस साल से ये नई चीजें आई हैं। अब चार्ट आपकी जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो हम लोग देखते हैं, कंपनी का भी फर्म का भी, तो बहुत इजी है क्लासिफिकेशन, है ना, यहां पर ही देख लेते हैं हम लोग। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, अगर एचयूएफ का कंट्रोल होली इंडिया में है या पार्टली इंडिया में है तो भी हम लोग उसको रेसिडेंट बोलेंगे। कंट्रोल अगर होली इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर एचयूएफ रेसिडेंट है तो फिर हम लोग कर्ता का एडिशनल कंडीशंस देखेंगे। एचयूएफ अगर रेसिडेंट है एंड अगर कर्ता एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर एचयूएफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाएगा, आरओआर। अगर कर्ता एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ये बन जाएगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ओके, यहां पर ये आरओआर एंड आरएनओआर वाला क्लासिफिकेशन इंडिविजुअल और एचयूएफ में होता है, बाकी केसेस में नहीं होता है। देन पार्टनरशिप फर्म में हम देखते हैं कि अगर कंट्रोल होली या पार्टली इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है। अगर कंट्रोल ऑफ देयर अफेयर्स होली इंडिया के बाहर है तो ये वो पार्टनरशिप फर्म को हम लोग नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। एंड कंपनी के केस में इंडियन कंपनी ऑलवेज अ रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तो फिर रेसिडेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया तो फिर नॉन रेसिडेंट। ठीक है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब जहां से मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। सो ये आपको बेसिक पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस का। अब रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है उस पर डिपेंड करता है कि इनकम आपकी कौन सी कहां पर टैक्सेबल रहेगी। आरओआर के हाथ में ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, मतलब दुनिया में कहीं भी पैसा कमाए एक्सेप्ट फॉर अमाउंट अर्नड अब्रॉड एंड रेमिटेड इनटू इंडिया। इनकम अगर इंडिया के बाहर अक्रू हुई है तो वो तो उस समय टैक्स होना था तो हो चुकी होगी। अब ये सिर्फ अगर इंडिया में रेमिट हो रही है, मेयर एक्टिविटी ऑफ रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल फॉर एनीबॉडी, है ना। रेमिटेंस की एक्टिविटी, रेमिटेंस आप अपने ही दूसरे अकाउंट से इधर इनकम बुला रहे हो तो उसको इनकम नहीं बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आर बट एनओआर है तो उनके केस में इंडियन इनकम तो टैक्सेबल है ही, फॉरेन इनकम में से एक इनकम टैक्सेबल है, कौन सी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ओके, अगर इंडिया में बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किए हैं तो दैट इनकम बिकम्स टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। बाकी की इनकम टैक्सेबल नहीं है आरएनओआर के लिए, मतलब फॉरेन इनकम जनरली टैक्सेबल नहीं है। इंडिया से कंट्रोल बिजनेस या इंडिया में सेटअप प्रोफेशन की इनकम है तो टैक्सेबल है। एंड नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है,
इंडिया से कंट्रोल बिजनेस की इनकम बाहर हो रही है, अक्रू एंड बाहर ही रिसीव हो रही, तो वो टैक्सेबल नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट के लिए तो सिर्फ इंडियन इनकम जो कि या तो इंडिया में अक्रू हुई, या इंडिया में डीम टू अक्रू हुई, या इंडिया में रिसीव हुई, या इंडिया में डीम टू भी रिसीव हुई, तो वो इनकम उसकी इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। तो ये तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपको पता रहना ही चाहिए, है ना। अब इनकम्स विच आर द इनकम्स विच आर अक्रूड और डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 इतने केसेस हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फी के तीनों अलग अलग केसेस है वैसे तो। देख लीजिए, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग थ्रू और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन लोकेटेड इन इंडिया, प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, असेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, और ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसकी जो इनकम रहती है उसको इंडियन इनकम मानते हैं। ओके, इंडिया में अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सिचुएटेड है तो सैलरी टू नॉन रेसिडेंट फॉर सर्विसेज इन इंडिया, है ना, सैलरी टू नॉन रेसिडेंट फॉर सर्विसेज इन इंडिया, अगर नॉन रेसिडेंट ने इंडिया में जॉब किया है उसके लिए उसको बाहर सैलरी मिल रही है, तो सैलरी बाय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। आपको याद होगा तो इसके एक्सेप्शन से, इसमें अगर फॉरेन अलाउंसेस मिलते हैं या परक्विजिट्स मिलते हैं तो दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(7), है ना। इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अगर इंडिया के बाहर काम कर रहा है, इंडियन सिटीजन, तो फिर उसको जो फॉरेन अलाउंसेस या परक्विजिट्स मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट है, बट सैलरी टैक्सेबल है एंड इट इज डीम्ड टू बी इनकम अर्नड इन इंडिया। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू बी इंडियन इनकम, ठीक है। एंड डिविडेंड अब डोमेस्टिक कंपनी की भी आपको पता है अब टैक्सेबल हो चुकी है डिविडेंड। इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फी, अगर ये इंडियन गवर्नमेंट देती है तो इंडियन इनकम मानेंगे। अगर ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड टेक्निकल फी के बारे में देख लीजिए आप अगर बोरोअर अगर रेसिडेंट है, रेसिडेंट अगर पे करता है, तो अनलेस वो इंडिया के बाहर अप्लाई कर रहा है बिजनेस, प्रोफेशन या अदर सोर्सेस के लिए, तो फिर वो इंडियन इनकम मानी जाएगी, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट इनकम वो पे कर रहा है, और अगर नॉन रेसिडेंट पे करता है इंटरेस्ट, तो फिर उसको इंडियन इनकम नहीं मानेंगे अनलेस इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया। ओके, नॉन रेसिडेंट ने इंटरेस्ट पे किया किसी और से मनी बोरो करके, और उसने वो पैसा इंडिया में अप्लाई किया, तो जिससे मनी बोरो किया उसको इंटरेस्ट दिया, तो वो लेंडर का इंटरेस्ट इंडिया में अक्रू हुआ ऐसा माना जाएगा। एंड अगर हम लोग रॉयल्टी या टेक्निकल फी की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही पॉइंट्स हैं उसमें भी लिखा है इंडियन गवर्नमेंट अगर पे करे तो नेचुरली इंडिया में यूज किया होगा उन्होंने, तो ये इनकम जिसको भी हो रही है उसके लिए इंडियन इनकम मानी जाएगी। देन रेसिडेंट ने अगर पे किया रॉयल्टी एंड टेक्निकल फी, तो इट विल बी डीम्ड टू बी इंडियन इनकम एक्सेप्ट इफ इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन और अदर सोर्सेज आउटसाइड इंडिया। ओके तो रेसिडेंट अगर प्रूफ कर सकता है कि उसने इंडिया के बाहर अप्लाई किया है तो उसके रेसिपिएंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं रहेगी। एंड नॉन रेसिडेंट जो है वो अगर पे करता है रॉयल्टी या टेक्निकल फी, तो नॉर्मली तो वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा प्रूव हो जाए कि उसने वो राइट को या टेक्निकल सर्विसेज को इंडिया में अप्लाई किया है, इंडिया में यूज किया है फॉर बिजनेस, प्रोफेशन और अदर सोर्सेस, तो फिर दैट टेक्निकल फी और रॉयल्टी इनकम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर विल बी डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। तो यहां पर आपने पढ़ा था कि प्लेस वेयर द सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड इट मैटर्स, है ना, एंड नॉट द प्लेस वेयर द सर्विसेज आर रेंडर्ड। यहां पर आपको लिखा हुआ है ना, प्लेस वेयर द सर्विसेज आर यूटिलाइज्ड नॉट वेयर दे आर रेंडर्ड, ये आपको लिखा है। इनकम विल बी अक्रूड इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, ये चीजें आपको लिखी हुई है। अब अगर आप बात करो तो बाकी पॉइंट्स तो सिंपल है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया मतलब एजेंट को भी मिला तो मानेंगे, डीम टू बी रिसीव्ड में ये सब पॉइंट्स है ना, जो आपको आरपीएफ में जो बैलेंस मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम, डीम टू बी रिसीव्ड, भले आपके हाथ में नहीं आ रहा है बट आपके आरपीएफ अकाउंट में तो आ गया। देन एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन द केस ऑफ आरपीएफ, है ना, 12% के ऊपर में, इंटरेस्ट अगर 9.5% के ऊपर है। देन अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आरपीएफ में बैलेंस ट्रांसफर हो रहा है। देन 80 सीसीडी के अकाउंट में सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अब बिजनेस कनेक्शन है टर्म देख लीजिए, बिजनेस कनेक्शन मतलब इंडिया में उनका कोई रियल कुछ कनेक्शन है जिससे उनको इंडिया में बाहर इनकम हो रही है। ओके, बाय वर्चू ऑफ बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया इनकम एक्चुअली अराइजेस आउटसाइड इंडिया, तो फिर वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल रहेगी। ओके, बिजनेस कनेक्शन की इनकम इंडिया में जो है आपको उसके बारे में लिखा है कि व्हेन
इट इज नॉट डीम्ड टू अराइज फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना, कुछ केसेस में। ओके, सिर्फ रीजनेबल इनकम जो इंडियन ऑपरेशन से हुई उतना ही मानेंगे। देन अगर सिंपली गुड्स परचेज कर रहे हैं एक्सपोर्ट के लिए तो फिर नहीं मानेंगे। बिजनेस ऑफ न्यूज एजेंसी अगर रन कर रहा है कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में तो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। मियरली शूटिंग ऑफ एनी फिल्म इन इंडिया हो रही है तो इनकम नहीं मानेंगे। फॉरेन कंपनी अगर सिर्फ डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनऑफसेटेड डायमंड्स का काम करे इंडिया में तो फिर उसको बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस वहां पर दिए हैं। और ऊपर आपको दिया है कि इंडियन इनकम कब मानेंगे, इफ इट इज इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग कस्टमर्स रिसाइडिंग इन इंडिया और एक्सेसिंग द एडवर्टीजमेंट थ्रू आईपी लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, then IP address, then income from sale of data collected from persons residing in India or using IP located in India, or income from sale of goods and services using data collected from persons in India using IP located in India। तो डेटा सेल कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड जो इनकम उनको हो रही है वो इंडियन इनकम मानी जाएगी। ये उन्होंने असेसमेंट ईयर 21-22 से एक नया एक्सप्लेनेशन डाल के क्लैरिफाई किया है। देन बिजनेस कनेक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, तो जब इंडिया में कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे ओके एक्सक्लूसिवली काम करता है, मेनली उसके बिहाफ पे काम करता है, वो ऐसा पर्सन नहीं है जो सभी के लिए एजेंट बन के काम करता है, जनरल एजेंट नहीं है। ओके, वो स्पेशल एजेंट है उस नॉन रेसिडेंट का, और वो नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे हैबिचुअली इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूड करता है। ओके, नॉन रेसिडेंट के नाम से ओके कॉन्ट्रैक्ट्स कंक्लूजन करने में हेल्प करता है, जिसमें नॉन रेसिडेंट का नाम रहे या तो फिर नॉन रेसिडेंट के कोई गुड्स की ओनरशिप का ट्रांसफर का केस रहे या नॉन रेसिडेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट रहे, या तो कॉन्ट्रैक्ट्स वाला केस हो गया, या तो स्टॉक ऑफ गुड्स मेंटेन कर रहा है नॉन रेसिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में, या तो ऑर्डर सिक्योर कर रहा है मेनली और होली फॉर द नॉन रेसिडेंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मेनली और होली फॉर द नॉन रेसिडेंट्स। तो वो दूसरे लोगों के लिए ऑर्डर्स वगैरह ज्यादा सिक्योर नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरे लोगों से कर रहा है तब कब कवर होगा, जब दूसरे नॉन रेसिडेंट को कंट्रोल करते हैं या उनसे कंट्रोल्ड है, मतलब उसी नॉन रेसिडेंट की सब्सिडरी कंपनी वगैरह के काम कर रहा है तो फिर बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग लोगों के लिए काम कर रहा है तो फिर वो मेनली नॉन रेसिडेंट लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसा हम लोग मानेंगे। देन where a business is carried on in India through a person referred to above, only so much of income as is attributable to the operations carried out in India shall be deemed to accrue or arise in India। सिर्फ इंडियन ऑपरेशन से जो इनकम हुई है उसको मानेंगे, बाकी इनकम को नहीं मानेंगे, बाहर की इनकम को नहीं मानेंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंट एजेंट है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सभी को सर्विसेज देता है तो फिर उसको काउंट नहीं करेंगे बिजनेस कनेक्शन के रूप में। ठीक है बाकी यहां पर जो असेट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया में प्रॉपर्टी या असेट सिचुएटेड है उसकी इनकम, तो इनडायरेक्टली भी अगर इंडिया में सिचुएटेड है तो वो काउंट किया जाएगा, है ना, यहां पर आपको दिया हुआ है। ओके, इवन इफ इट इज इनडायरेक्टली सिचुएटेड। ये जो वोडाफोन वाला केस मैंने आप लोगों को शायद क्लास में बताया था, ये अभी गवर्नमेंट ने प्रोविजंस लाए कि रिट्रोस्पेक्टिवली इसको नहीं लाया जाएगा, प्रोस्पेक्टिवली ही आएगा ये। तो एटलीस्ट वोडाफोन को उनके जो टैक्स की जो पीड़ा है उससे उनको राहत मिलेगी। ठीक है, सो असेट विच इज डीम्ड टू बी सिचुएटेड इन इंडिया, अगर असेट इनडायरेक्टली भी इंडियन असेट से वैल्यू डिराइव करता है तो इंडिया में लोकेटेड है ऐसा मानेंगे। ठीक है, देन अब ऐसे असेट्स से अगर डिविडेंड मिलता है तो उसको इंडियन कंपनी का डिविडेंड नहीं मानेंगे, सिर्फ ऐसे असेट्स के जो सेल का इनकम है, मतलब कि फॉरेन कंपनी के शेयर्स है जिसकी वैल्यू इंडियन असेट्स से डिराइव हो रही है, क्योंकि वो कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ द असेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया में लोकेटेड है, तो वो शेयर्स को बेचकर जो इनकम हो रही है वो इंडियन इनकम है। वो शेयर्स पर जो डिविडेंड इनकम हो रही है वो इंडियन इनकम नहीं मानेंगे। ओके, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन्ड है। अब एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए ये वाला चैप्टर, कुछ भी लगता है तो इसमें बताइए। ये देख लो, आपको जो मैंने 120 डेज वाला कंडीशन बताया वो भी लिखा है। 15 लाख से ऊपर की इनकम है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहा है, उसके लिए 182 की जगह 60 की जगह 182 करते थे, अब 120 करेंगे। 120 एंड 365 दो चीज को साथ में देखेंगे। एंड दूसरा, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि दुनिया में और कई टैक्स नहीं पे करने के लिए लायबल है, लेकिन इंडिया में उसका टैक्स आ रहा है कितना, इंडिया में उसकी इनकम आ रही है 15 लाख से ज्यादा इंडियन इनकम, तो इन दैट केस ये देखो आपको लिखा हुआ है
इंडियन इनकम है ना, टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस। तो मतलब इंडियन इनकम अगर उसकी 15 लाख से ज्यादा है तो उसको भी हम लोग, ये जो सेक्शन 6(1) है उसको भी हम लोग रेसिडेंट मान लेंगे। ओके, डीम्ड रेसिडेंट, ये हमेशा RNOR रहेगा, इसके लिए हमको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। और एक नॉन रेसिडेंट, ये जो शिप ओनर वाला केस है, इस केस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप एंड डेट ऑफ साइनिंग ऑफ द फ्रॉम द शिप, ये दोनों डेट्स को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया। तो ये भी एक आपको अलग से नोटिफिकेशन के थ्रू दिया हुआ था। बताइए, अब रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में कुछ भी आपको पूछना है तो बताइए। मेरी तरफ से मैंने सब करवा दिया प्रोविजंस। कोई क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो।